15 फरवरी के द हिंदू में देखेंगे कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज पे 2 न्यूज़ हैं। पहला तो एक ये है यहाँ पे ICHR नॉट री राइटिंग हिस्ट्री ओनली फिलिंग गैप्स। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके लिए बोला जा रहा है कि कोई ऐसा प्लान नहीं है री राइट करने का, ठीक है, री राइटिंग हिस्ट्री बट फिलिंग गैप्स, मतलब वो जो गैप है उसको फिल करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि री राइट यानी कि फिर से लिखने की बात की जा रही है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल मेजर पर्सनालिटी एंड इवेंट विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो भी मेजर पर्सनालिटीज़ रही हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो अभी पार्ट नहीं है हिस्ट्री बुक में, उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, जो गैप्स हैं उसको फिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर से रीराइट किया जा रहा है। ICHR has not launched any project to rewrite Indian history. The government has no intention to rewrite history. बोल रहे हैं कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि रीराइट करें, मतलब फिर से लिखें हिस्ट्री को। बट इफ़ यू आस्क मी इफ़ द ICHR has taken any project on history, with due respect, I would like to inform this house that yes, it has taken, Mr. Pradhan told the Lok Sabha during question hour. तो देखो इसके बारे में भी लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा। क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर ये होता है, आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई भी मिनिस्टर्स हैं, मतलब जैसे मिनिस्ट्री दी गई, किसी को एजुकेशन, किसी को कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ट्रेड के लिए है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आर होते हैं उन क्वेश्चंस का वो जवाब देते हैं, ठीक है, हाउस में। तो ये होता है क्वेश्चन आर। एक होता है 0R, एक होता है क्वेश्चन आर। उसके बारे में आपने लक्ष्मीकांत से चीज़ें पढ़ी होंगी। और जो बिगिनर्स हैं वो पहले वहाँ से स्टार्ट करें, जो 11th की NCERT है कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसके बाद फिर हम लक्ष्मीकांत पढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें बात की गई हैं। दूसरा नेक्स्ट है यहाँ पे, टॉप कोर्ट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल। तो यहाँ डिलिमिटेशन से रिलेटेड बात हुई है। अब यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस अ चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन टू रीएडजस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द न्यू UT। तो उन्होंने क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ से हमें क्या जानना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने किया होगा, जो मॉक टेस्ट अभी कर रहा होगा, उसको पता होगा ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो जैसे आर्टिकल 1 और 2 किस बारे में है, आर्टिकल 2 और 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इनेबल करता है पार्लियामेंट को क्रिएट करने के लिए न्यू स्टेट एंड UT, ठीक है, न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को क्या करता है, इनेबल करता है क्रिएट करने के लिए। और कौन करता है, इस तरीके से घुमा के पूछता है, तो ये याद रहना चाहिए, पार्लियामेंट करता है। अकॉर्डिंगली द 2 न्यू UTs हैव बीन क्रिएटेड। तो उस तरीके से 2 नई UTs बनी। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन Act which created the 2 new UT assigned the role of readjustment of constituencies in the delimitation commission under the delimitation act 2002। तो ये चीज़ें थी। देखो जो हाईलाइट किया वो हमारा इंपॉर्टेंट एक ये हुआ। उसके बाद नीचे देखो हमारा दिया गया है, देखो यहाँ पे आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 कैन ऑलवेज प्रोवाइड, मतलब वो प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड फॉर, किस लिए प्रोवाइड किया जाता है आर्टिकल 3, रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट और UT थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन। तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, हो जाता है। तो ये चीज़ थी हमें डिलिमिटेशन जो है हमारा, उसके बारे में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे देखो हमारा एक और आया हुआ है, हाउस रूल एंड द वेपन ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, इस पे देखेंगे हम। यहाँ पे है द एक्सपेंशन of portion of speeches made by some opposition politician in parliament recently is an issue that has a spark of a debate on an action taken by speaker and the chairman of Rajya Sabha. A speech made by Congress president and leader of opposition Rajya Sabha Mullikarjun के बीच ये हुआ था डिबेट। तो उससे रिलेटेड बात यहाँ पे की गई, पर हमें क्या जानना है हम ये देखेंगे। देखो सारी चीज़ें ऐसे आती हैं, पूरा नहीं हम पढ़ते हैं, हम मेन पढ़ते हैं कि इसमें क्या बातें की जा रही हैं। यहाँ देखो आर्टिकल 105 की बात की गई है। तो आर्टिकल 105 किस बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन मेंबर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच,
in the house and immunity for interference in the court for anything said in the house। तो इसका मतलब सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 105 है, ठीक है, वो क्या करती है, वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार होता है जो मेंबर्स होते हैं हाउस के, और उनको इस चीज़ से इम्यूनिटी भी दी जाती है कि किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं होगा। जैसे उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसे ऐसा नहीं है कि जो सेशन में जो पार्लियामेंट्री सेशन में या फिर हाउस जो चल रही है उसके दौरान अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उस पर कोर्ट में उनकी शिकायत की जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसी बोली गई है। दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच इज सब्जेक्ट ओनली टू द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ द हाउस एंड द हाउस रूल। तो मतलब उसके खिलाफ ऐसा नहीं है, नहीं तो आए दिन केस ही होता रहेगा। रूल 380 क्या कहता है? रूल 380 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, मतलब जो रूल 380 है जो कि लोकसभा का जो प्रोसीजर है, जो रूल्स हैं उनके, उनमें से रूल 380 कहता है एंड रूल जो 261, मतलब दो रूल 280 एंड 261 रूल जो है, देखो 280 रूल किसके लिए, लोकसभा की बात यहाँ की जा रही है, और 261 रूल जो है राज्यसभा की। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि गिव द पावर टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये पावर दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ऑफ दीज हाउसेस टू एक्सपंज एनी वर्ड यूज्ड इन डिबेट विच आर डिफेमेटरी, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड एंड इनडिसेंट। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के दौरान, ठीक है, या ये कहा जा रहा है कि जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी हाउस में कोई भी चीज़ जैसे अपशब्द भाषा का यूज़ किया जा रहा है, अनपार्लियामेंट्री और डिफेमेटरी, ठीक है, और अनडिग्निफाइड और इनडिसेंट, मतलब इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा है, तो उसको क्या कर देगी, एक्सपंज मतलब हटा देगी, ठीक है। तो वो चीज़ें जिससे कि किसी की भावना को आहत ना हो, या जो चीज़ें नहीं सुटेबल हैं, मतलब नहीं जैसे पब्लिसाइज होनी चाहिए, उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाएगा। लोकसभा के लिए रूल 380 है और राज्यसभा के लिए रूल 261 है। तो ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Once expunged, they do not remain on record, and if anyone publishes them thereafter, they will be liable for breach of privilege of the houses। तो क्या कहा गया, समझ गए आप? इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार एक्सपंज्ड कर दिया गया, उसके बाद अगर कोई उसकी रिकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से उसे पब्लिश करता है, तो ये क्या माना जाएगा, ये उल्लंघन माना जाएगा जो भी हाउस जो भी प्रिविलेजेस हैं हाउस का, उसका, यानी कि ब्रीच किया है उसने जो भी प्रिविलेजेस हैं हाउस के, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस माना जाएगा, ये याद रखना है। देयर आर ऑल्सो ओकेजन व्हेन MP may during his speech make an allegation against a fellow MP or an outsider। तब इससे रिलेटेड क्या बना है, रूल 353 में क्या कहा गया है, रूल 353 ऑफ लोकसभा रेगुलेट द प्रोसीजर इन दिस दैट रिगार्ड। अंडर दिस रूल MP इज रिक्वायर्ड टू गिव इसमें क्या कहा जा रहा है, अंडर दिस रूल, मतलब इस रूल के दौरान, इस रूल में क्या कहा जा रहा है, MP इज रिक्वायर्ड टू गिव एडिक्वेट एडवांस नोटिस। मतलब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं ये, टू स्पीकर एज वेल एज मिनिस्टर कंसर्न। मतलब अगर कोई भी है, ठीक है, लोकसभा में, या कोई भी मेंबर है, ठीक है, कोई भी MP है, तो लोकसभा में जैसे कोई भी प्रोसीजर है, तो MP जो है उसको क्या है ज़रूरत कि उसको एक एडिक्वेट एडवांस नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, एज वेल एज जो मिनिस्टर हैं उसको, अगर वो कोई भी चीज़ अपनी लोकसभा में रखना चाहता है, तो ये चीज़ स्पीकर को उसको नोटिस पहले से ही देनी होगी, ये याद रखना है। It may be noted here that rule does not prohibit in making any allegation। किसी भी तरीके का एलिगेशन ये रूल प्रोहिबिट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहा है कि आप एलिगेशन मत लगाओ, पर जो भी चीज़ें हैं उसमें एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ एडवांस नोटिस, मतलब जो ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, एडवांस नोटिस ऑन receipt of which minister concerned will conduct an inquiry into the allegation and come up with the fact when the MP make the allegation in the house। ठीक है, जब वो allegation लगा रहे हैं, ठीक है,
और इंक्वायरी होगी उस पर, इंक्वायरी कर सकते हैं जिससे एलिगेशंस जो भी लगे हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, रिसिप्ट, उनके पास एडवांस नोटिस होती है और रिसिप्ट होती है जहाँ पे मिनिस्टर कंसर्न जो है वो कंडक्ट करता है इंक्वायरी, जो भी एलिगेशंस हैं। तो इस सारी चीज़ों के लिए ये सारी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इन दिस केस इट मे बी नोटेड दैट द एलिगेशन विच नेसेसिटेट एडवांस नोटिस एक्सेट्रा इज ऑफ अ डिफेमेटरी और incriminatory nature. It means that if the allegation is neither defamatory nor incriminatory, the above rule would not be application. ठीक है। तो ये सब किस लिए किया जाता है कि इंक्वायरी किया जा सके कि क्या ये डिफेमेटरी है, ठीक है, इनक्रिमिनेटरी है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। The rule does not obviously apply to an allegation against minister in the government. ऐसा कह रहा है ये रूल जो है ये अप्लाई नहीं होता एलिगेशन जो भी मिनिस्टर मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट है उनके लिए। सिंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ द हाउस ऑफ द राइट टू क्वेश्चन मिनिस्टर एंड make imputations against their conduct as a business. All that is the part of their duty to ensure government accountable to the parliament. तो ये सारी रूल रेगुलेशन क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। अब एक चीज़ और बात की जा रही है, आर्टिकल 105 गिव्स देम फ्रीडम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फियरलेसली। ये लाइन भी याद रखनी है, हम आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्या कही जा रही है कि आर्टिकल 105 क्या करता है, ये देता है एक तरीके का फ्रीडम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फियरलेसली, कि मतलब वो अपनी ड्यूटी को क्या कर सके, फियरलेस होके, मतलब निडर होकर के कर सके, ये भी चीज़ वो इंश्योर करते हैं। एलिगेशन एंड स्पीकर रूलिंग, तो क्या क्या चीज़ें ये भी बात की गई हैं यहाँ पे, कुछ केसेस का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हैं इश्यूज ऑफ डिफमेशन के लिए क्या क्या है यहाँ पे, रूल 53 और रूल 380 की भी बात की जा रही है। अब इसमें देखो बोला जा रहा है अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहा जा रहा है, एनी स्टेटमेंट रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और हिज कैरेक्टर इज नॉट डिफमेशन। तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो अंडर सेक्शन 499 है आईपीसी का, कोई भी स्टेटमेंट है जैसे विद रिस्पेक्ट टू जो भी कंडक्ट कराया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के, जैसे जो वो काम कर रहे हैं, जो वो ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपना पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं, या उनके कैरेक्टर को लेकर, ठीक है, जैसे कैरेक्टर अपीयर्स जैसे कंडक्ट के लिए वो आए हैं या कुछ भी चीज़ें, तो वो क्या होगा, नॉट डिफमेशन, कि वो डिफमेशन नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको जाननी थी, ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाता है हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी आफ्टर थॉट। अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड, अर्बन और सिटी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। देखो यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है लैंड सब्सिडेंस इंसिडेंट इन हिली अर्बन इन इंडिया आर बिकमिंग इंक्रीजिंग कॉमन एंड एस्टिमेट 12.6% जो इंडियन लैंड एरिया है वो प्रोन है किस चीज़ के प्रोन है, 12.6% जो इंडियन लैंड है वो प्रोन है लैंडस्लाइड के, जैसे कि सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में। स्पेशली 3 जगहों का नाम यहाँ पे दिया गया है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, ठीक है, याद रखना। अर्बन पॉलिसीज मेकिंग दिस वर्ड्स अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये डिज़ास्टर वाला जो क्वेश्चन आता है ना उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, डिज़ास्टर वाले में भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे लैंड यूज़ प्लानिंग इन इंडियाज़ हिमालयन टाउन एंड वेस्टर्न घाट इज़ ऑफन इल कंसीव्ड, मतलब इल कंसीव्ड है, वहाँ पे सही से नहीं हो रहा है वर्क। अकॉर्डिंग टू स्लोप इन स्टेबिलिटी, जो स्लोप इन स्टेबिलिटी है वो भी एक मेजर कंसर्न है। एज अ रिज़ल्ट लैंडस्लाइड वर्नेबिलिटी बढ़ रही है, और ये वर्स कर देती है, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और चीज़ें रहती हैं वो भी इम्पैक्ट डालती हैं एक तरीके से हिल एरियाज़ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल जोशीमठ का भी दिया गया है। फ्रॉम जोशीमठ टू पंजिम इंडिया फ्लॉड अर्बन जर्नी इज़ अ केस ऑफ नॉट हैविंग अ मल्टी जनरेशनल प्रोसेस इन प्लेस। देखो तो ये जोशीमठ से लेके पंजिम तक इन्होंने बताया कि क्या फ्लॉज रहे हैं।
अर्बन जर्नी को लेके वो भी बात यहाँ पे की गई है। अब यहाँ कुछ एरिया बताए गए हैं, जैसे एजवाल है, मिजोरम है, वो बताया जा रहा है कि वो सिस्मिक जोन 5 में है एंड बिल्ट ऑन वेरी स्टीप स्लोप, और ये बहुत ही स्लोपी स्टीप पे बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि बताया जा रहा है कि एन अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7, मतलब जो भी अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 7 से रिक्टर स्केल पे, वो ईजिली ट्रिगर करता है 1000 लैंडस्लाइड एंड कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो भी हैं उनका ज़्यादा डैमेज और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्दर एनी साइट डेवलपमेंट इन हैजार्डस जोन नीड assessment by a geologist respect to soil suitable and slope स्टेबिलिटी। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब फ्लडिंग की भी बात यहाँ पे करी है, फ्लडिंग रिस्क की, राइजिंग फ्लडिंग रिस्क, ओके। तो फ्लडिंग प्रॉब्लम जो इतनी ज़्यादा हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। इसमें कहा जा रहा है फ्लड रिस्क द सेकेंड इशू, मतलब एक फ्लड रिस्क जो है वो एक सेकेंड इशू हो जाता है, पहला लैंडस्लाइड का इशू है, ठीक है। पलावा सिटी की बात की जा रही है, ठीक है। और डोंबिवली की बात की जा रही है जो कि महाराष्ट्र में है, वो एक्सपीरियंस करते हैं हैवी फ्लडिंग, ठीक है। पलावा सिटी और डोंबिवली, जो पलावा सिटी इन डोंबिवली महाराष्ट्र, मतलब डोंबिवली में है, महाराष्ट्र में है ये जगह, वहाँ पे लिविंग रेजिडेंट स्टैंडर्ड सीजनल रेन इज़ नाउ इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, सीजनल रेन इंक्रीज़ हो रही है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम। फ्लड इन पंजिम गोवा में भी फ्लड देखने को मिलता है, ठीक है। मांडवी अफेक्टेड, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक बताई जा रही है, जैसे लैंड स्लाइड, फ्लडिंग, फ्लड प्रूफिंग अर्बन सिटीज़ विल रिक्वायर मल्टीपल मेजर्स। अब ये कहा जा रहा है जो फ्लड प्रूफिंग इंडियन सिटीज़ होंगी, मतलब बनाने के लिए विल रिक्वायर मल्टीपल मेजर, उसके लिए मल्टीपल मेजर्स की ज़रूरत है। जैसे कि अर्बन प्लानर विल हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम फिलिंग अप वाटर बॉडीज, कैनाल की ज़रूरत होगी, ड्रेन एंड फोकस, मतलब ड्रेन जो कैनाल है ड्रेन, ठीक है, और फोकस इंस्टीड ऑन इन्हांसिंग सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क, एग्जिस्टिंग सीवर नेटवर्क नीड टू बी रीवर्क, मतलब जो सीवरेज नेटवर्क हैं ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। रिवर दैट ओवरफ्लो नीड टू बी डिसिल्टेड रेगुलरली अलॉन्ग विद द पुश फॉर कोस्टल वर्क। तो बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। लुकिंग अहेड, अर्बन इंडिया डज नॉट हैव एम्ब्रेस सच रिस्क, इंस्टीड सिटी नीड टू बी इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इनहांस नेचुरल ओपन स्पेसेस, मतलब क्या क्या चीज़ें। अर्ली वार्निंग सिस्टम विल बी ऑल्सो बी क्रिटिकल, मतलब वो भी चीज़ें एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए कि अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वो होनी चाहिए, जैसे अर्थक्वेक के लिए है। फाइनली सिटी नीड टू हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सब जैसे जितने भी शहर हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, उसमें एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। लार्ज जो आर्टेरियल रोड होना चाहिए, अलाउ हो जिससे पीपल को कि गुड टू मूव फ्रीली, मतलब वो आराम से जा सकें, जैसे कंजस्टेड रोड ना हो। इंडियाज़ अर्बन जर्नी इज़ नॉट लिमिटेड टू इलेक्शन साइकिल, इट मस्ट प्लान फॉर अ मल्टी जनरल प्रोसेस। तो मतलब ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ इज़ नॉट मेयर फॉर्मेलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ की बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक लॉ है दैट ले अ फाउंडेशन फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। तो मतलब आपको पता है कि इंडिया में जो भी सुप्रीम क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चीज़ें जो हैं, लॉज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चलती हैं इंडिया में। इट लेज डाउन ब्रॉड पॉलिसी डायरेक्टिव फॉर अथॉरिटीज़, मतलब एक तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बेसिक लॉ है जो एक फाउंडेशन है गवर्नेंस के लिए कंट्री में, और ये क्या करता है, एक ब्रॉड पॉलिसी डायरेक्टिव, जो भी अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉज जो बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अपॉइंटमेंट टू सेवरल हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, वो प्रेस्क्राइब है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहा जा रहा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी सेवरल हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं उनको क्या करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए उनके, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यच मेनी साइलेंट डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं, दीज आर इम्प्लाइड एंड रीड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय द कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कितना इंपॉर्टेंस है, ये बात की जा रही है।
अब इम्पोर्टिंग अ डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसमें बात की जाए द गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ जयललिता एज चीफ मिनिस्टर डिस्पाइट हर कन्विक्शन, मतलब ये, हाँ अब यहाँ से हमें देखना है 164(1) क्या कहता है, आर्टिकल 164(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं डिफाइन किया गया है, नहीं प्रेस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर को, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है। अब यहाँ पे एक केस बताया जा रहा है BR कर्पूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिल, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो गवर्नर ने अपॉइंट किया था जयललिता को एज चीफ मिनिस्टर डिस्पाइट हर कन्विक्शन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस वाज कॉल्ड इन द क्वेश्चन, मतलब उनके ऑफेंसेस जो थे उस पर क्वेश्चनिंग हो रही थी, बावजूद उसके जो भी चीज़ें थी वो हैं, पर इसमें हमें वो सब नहीं जानना है कि क्या हुआ था क्या नहीं, हमें बस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है वो याद रखना है कि आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर वो प्रेस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 173, इसमें क्या कहा गया है, डिस्क्वालिफिकेशन अ पर्सन विद प्रायर कन्विक्शन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। अब देखो पहले में तो ये कह दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं प्रेस्क्राइब किया गया, पर दूसरे में क्या कह दिया कि अगर किसी भी तरीके का कन्विक्ट है वो या कन्विक्शन उस पर है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई अ पर्सन विथ प्रायर कन्विक्शन फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ, अगर किसी भी तरीके का कन्विक्ट है वो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर से, यानी कि MLA से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA बनने के उस पर, और अगर वो MLA है तभी तो वो आगे जा कर के CM बन पाएगा। तो ये इनडायरेक्टली चीज़ें बताई गई हैं 164(1) में ना कर चीज़ें जो है अगर वो हाफ को बता रही तो आर्टिकल 173 में आपको MLA के बारे में यहाँ बताया गया कि देखो है नहीं कि 6 मंथ में क्या कर लेना है MLA बनेगा वो, ठीक है, तब जा कर के वो चीफ मिनिस्टर बन पाएगा। तो MLA बनने के लिए क्या बोला गया कि किसी भी तरीके का कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल 159 में क्या कहा गया है, द गवर्नर इज सॉन टू प्रिजर्व, गवर्नर क्या है, सॉन टू प्रिजर्व, मतलब वो सॉर्न लेता है, वो किस चीज़ के लिए लेता है, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को, तो ये भी है। ओथ टू बी टेकन बाई जज ऑफ हाई कोर्ट अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर डिक्लेरेशन ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ विदाउट, अब देखो ये क्या कहा जाता है कि ओथ इसलिए लेते हैं कि विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, वो क्या कर पाएँ, बिन निडर होकर अपनी ड्यूटीज़ जो है वो निभा पाएँ, उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। एलिजिबिलिटी ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन द pedantic manner declaring the supreme court, मतलब वो केस बताया है उसमें बताया गया है। Appointment of presiding of the state consumer commission, the appointment was declared illegal by supreme court which held that the independent and impartial judiciary should be manned by the person who dispense justice, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में देनी है हमें, मेन चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, सिलेक्शन ऑफ जजेस, जज की सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई। हालांकि हमने 2 दिन पहले इसके रिलेटेड शॉर्ट नोट भी बनाई है, पर फिर से देख लो। एलिजिबिलिटी क्या है, अपॉइंटमेंट करने के लिए हाई कोर्ट जज को मिनिमम 10 ईयर का लीगल प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 में ये चीज़ दिया गया है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे एक ना एक तो इम्पॉर्टेंट मिलता ही है हमें, आज मिला है टैकलिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, बच्चा पैदा करने के बाद का जो फेज़ होता है इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये एक रियल मेडिकल इलनेस है दैट कैन अफेक्ट, वो इफेक्ट करता है मदर को रिगार्डलेस एज, इनकम, कल्चर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब वो बस ये नहीं डिपेंड करता कि वो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, डिप्रेशन मतलब हो जाता नहीं कि लोग रीज़न ढूंढते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो एक मेडिकल इलनेस होता है और वो मदर को होता है आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड, ठीक है। वुमेन आर नॉट टू बी ब्लेम्ड और फॉल्टेड फॉर हैविंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब ये कहा जा रहा है कि वुमेन को इसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते अगर उनको पोस्टपार्टम क्या है, डिप्रेशन है। Women who present with psychiatric symptoms in the postpartum period are at a high risk of being diagnosed with severe mental illness called bipolar disorder, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो वुमेन है, ठीक है, अगर साइकेट्रिक सिम्टम है उनको, ठीक है, पोस्टपार्टम पीरियड
के दौरान, तो वो डायग्नोज हो सकती है बाईपोलर डिसऑर्डर से भी। और इसमें बताया जा रहा है इन 2012 दानिश स्टडी में क्या पाया गया, अराउंड 14% जो वुमेन हैं with first time psychiatric symptoms within the month of childbirth were later diagnosed with bipolar disorder in follow up टाइम फ्रेम ऑफ 15 ईयर्स। तो उनको बाईपोलर डिसऑर्डर भी देखा गया है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव फॉर माइल्ड पोस्टमार्टम डिप्रेशन इन क्लिनिकल ट्रायल गिवन दैट मेनी पीपल डोंट विश टू टेक मेडिसिन। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं मेडिसिन लेना, ठीक है, वो नहीं चाहते मेडिसिन लेना ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जैसे जो फीड करती हैं बच्चों को, माँ दूध पिलाती हैं, तो उस दौरान वो अवॉइड करती हैं कि वो किसी भी तरीके का मेडिसिन ना लें कि उससे उनके बच्चे पे भी इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। पीयर सपोर्ट, काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं थेरेपी, और ये सबसे की चीज़ें सही की जा सकती। इन सेवरल डिप्रेशन कैरेक्टर बाय सुसाइडल आइडियाज़ डॉक्टर परफॉर्म इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो वो एक थेरेपी भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, जैसे कि अगर सुसाइडल आइडियाज़ और ये सब आ रहे हैं तो। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ अ कॉमन बट सीरियस डिसऑर्डर, मतलब ये कॉमन है, मोस्टली देखा जाता है औरतों में, और पर ये सीरियस डिसऑर्डर भी है, ठीक है। बायो साइको सोशल इंटरवेंशन की भी बात की गई है। राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम इन फैक्ट लीड टू रैपिड रिकवरी एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो राइट ट्रीटमेंट अगर उनको मिल जाए राइट टाइम पे तो क्या हो सकती है, रैपिड रिकवरी हो सकती है उनकी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में, तो मतलब वो रिकवर कर सकती हैं ईजिली। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखनी है। 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जो जिन्होंने ओथ लिया है, जस्टिस बिंदल एंड कुमार जो है उन्होंने ओथ लिया है 2 वैकेंसीज जो थी उस पर, ठीक है। कॉपीराइट ये कंतारा टीम और इसके लिए हुआ है कि किसी बैंड मतलब जो एक बैंड है कोई, यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कनाडा ब्लॉकबस्टर जो कंतारा मूवी है, बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोझिकोडे उन पुलिस स्टेशन ऑन मंडे एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोबिंग केस फाइल बाय केरला बैंड वहाँ पे है। तो उन्होंने कॉपी बोला है कि उनके जो म्यूज़िक को कॉपी किया गया है और यूज़ किया गया है इसको, कोई ये सॉन्ग है कंतारा मूवी में उसमें। तो यहाँ पे ये नहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता मूवी का, हमें कॉपीराइट के बारे में हमने पढ़ रखा है और पेटेंट राइट के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, तो ये इस चीज़ के लिए है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको ध्यान देनी थी। ओके, थैंक यू।